So now we are in the part 2 of यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हम जो है सेल वॉल की बात करते हैं। बेसिक सेल वॉल की बात करें, हमें पता है अभी तक प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड की सेल वॉल होती है। स्ट्रक्चर भी पता है, नागा नामा नामा से जुड़े होते हैं, टेट्रापेप्टाइड या पेंटापेप्टाइड, वो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर डिपेंड करता है। सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल होती क्या है, जैसे हाउस की हमारे घर की दीवारें हैं जो बिल्कुल उसी तरह सेल वॉल है। डेड होती हैं, आउटर होती हैं रिजिड, जो प्रोटेक्टिव ले बेसिकली हमको बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, शेर वगैरह से प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोकैरियोट्स में हमको पता है, अब आते हैं किंगडम यूकैरियोट की स्टार्टिंग तो ये इससे होती है, प्रोटिस्टा से। तो प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की भी देखी गई है किन्हीं किन्हीं में, किन्हीं किन्हीं में जो है सिलिका की भी देखी गई है, किन्हीं किन्हीं में नहीं भी देखी गई है। इसलिए प्रोटिस्टा को प्रो एनिमल बोलते हैं ना, प्रिमिटिव एनिमल्स, क्योंकि उनमें नहीं भी पाती। फंजाई की बात करें तो काइटिन की सेल वॉल होती है। प्लांट की बात करें तो सबको पता है कि प्लांट में सेलुलोज एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल। तो इसके बाद नाउ लेट अस सी द कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल में सबसे पहला उसका मैट्रिक्स जो कंपोनेंट है, जैसे सेलुलोज ये वगैरह, फिर उसके बाद माइक्रोफाइब्रिल्स और डिपोजिशंस, कुछ कुछ डिपोजिशन जैसे पत्थर हैं बीच में ऐसे, उस तरह का। और माइक्रोफाइब्रिल्स बेसिकली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये 20 से 40% होते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स, और मेड अप ऑफ सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स बने हुए होते हैं। और स्टील बार की तरह रिजिडिटी, मतलब लोहे की वो होती है ना रोड अंदर गाटर के, तो उसकी तरह काम करती है। तो बेसिकली अब देखते हैं माइक्रोफाइब्रिल असल में कैसे होते हैं। माइक्रोफाइब्रिल होते हैं जैसे लीफ को देख रहे हैं, इसके अंदर जूम करते हैं यहाँ पे, तो हम कैसे प्लांट सेल देखने को मिलेंगे। तो प्लांट सेल में ये जो लेयर है, ये हरी हरी, ये सेल वॉल है इसकी। तो इसको देखते हैं, इसका अब किसी तरह से हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको पता लगेगा इसके अंदर ये चीज़ होती है जिसको माइक्रोफाइब्रिल का कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर ऐसे ट्यूब से धागे से होंगे, जैसे ये एक काफ़ी सारे धागे होंगे। एक माइक्रोफाइब्रिल के अंदर ऐसे 20 धागे होते हैं। इन धागों को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री फाइबर्स, एलिमेंट्री फाइब्रिल या फिर मिसेल। और 20 एलिमेंट्री फाइब्रिल या मिसेल्स मिलके एक माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं, ठीक है। अब इस एक मिसाइल में या एलिमेंट्री फाइब्रिल में 200 सेलुलोज की चेन मिलती है ऐसे, ये। तो देख रहे हो स्टील बार की तरह ही तो काम कर रहा है एक तरह से। तो अब एक लेजिटिमेटली काफ़ी अमेजिंग वो है, आयरनी की मैंने मैट्रिक्स को गलत बोल दिया था। मैट्रिक्स ये नहीं था, सेलुलोस नहीं था। सेलुलोस जो कहते हैं कंटेंट से सेलुलोस की बने हुए, तो वो माइक्रोफाइब्रिल प्रोवाइड करते हैं उसको सेलुलोस का। मैट्रिक्स का कोई रोल नहीं होता। मैट्रिक्स बेसिकली ऐसा ही वो है अपना सामान बिखरा पड़ा, जो जिस चीज़ की ग्राउंड सब्सटेंस है वो है इसका मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे इसका कॉम्पोजिशन क्या होती है, सबसे मेन कॉम्पोजिशन होती है वाटर, 30 to 60%। वाटर क्या डिस्पर्जन मीडियम की तरह, सॉल्वेंट की तरह काम करता है एक तरह से। पैक्टिन पैक्टिन भी होता है 2 से 8% उसके बाद। तो ये क्या किस चीज़ में मदद करता है, ये डिटरमाइनिंग ओ डिटरमाइंस हाइड्रेशन की, हाइड्रेट कितना अच्छे से होगी, कि हाइड्रेट है ना ये अपनी वो। हेमीसेलुलोज बेसिकली क्या करता है, ये माइक्रोफाइब्रिल्स को बाइंड करके रखता है मैट्रिक्स से, एक तरह से सीमेंट की तरह हेमीसेलुलोज का काम होता है। 5 से 15% लिपिड होते हैं उसके बाद, सबसे कम 0.5 से 3%। और उसके बाद होते हैं प्रोटीन्स जो 1 से 2% होते हैं बेसिकली। तो अभी देखते हैं डिपोजिशंस क्या होते हैं। तो डिपोजिशंस जो होते हैं बेसिकली हमको पता है, ऐसे पत्थर रोड़े से बीच में उसके अंदर अपने मैट्रिक्स के अंदर। तो ये किस किस चीज़ के होते हैं? पहला जैसे लिग्निन के हो सकते हैं ये पत्थर। लिग्निन के जैसे कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? जाइलम में मिलते हैं, स्क्लेरेनकाइमाइन में मिलते हैं लिग्निन के डिपोजिशन। ये क्या काम होता है इनका? हार्डन करते हैं ये उसको, वहाँ के सेल वॉल को। सुब्रिन के डिपोजिशन मिल सकते हैं सेल वॉल में, जैसे कि कॉर्क सेल में मिलते हैं, और एंडोडर्मिस में। वो क्या करेगा बेसिकली? वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। क्यूटिन के भी सेम ही काम है सुब्रिन जैसा। जो इन है, ये क्यूटिन और सुब्रिन ये दोनों एक जैसे हैं, एपिडर्मल सेल हैं। पर लिग्निन इनके जैसा नहीं है। लिग्निन तो हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जाइलम और स्क्लेरेनकाइमाइन में मिलता है। और अपने सुब्रिन और क्यूटिन भाई एंडोडर्मिस, और सुब्रिन तो कॉर्क सेल में भी मिलता है। तो ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। और सिलिका की बात करें तो सिलिका जो अपनी है वो मिलते हैं इक्विसिटम और ग्रासिस में। बेसिकली सिलिका का क्या काम होता है? तो सिलिका का काम होता है ये प्रोटेक्शन का, स्टिफनेस प्रोवाइड करने का। किस किस में? इक्विसिटम ग्रासिस में बेसिकली मिलता है सिलिका। तो अभी आ रहा है एक नंगा सवाल। नंगा सवाल क्या है कि जो ये एक, तो ये सही स्टेटमेंट है। अभी इसमें इस पॉइंट में मेन क्या है कि जो अपना काइटिन होता है ना, काइटिन बेसिकली होता क्या है? काइटिन इज ए होमोपोलीमर ऑफ, या फिर सिंपल होमोपोलीमर भूल जा, पॉलीमर ऑफ नैग। बस इतना याद रखना कि काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ नैग।
NAG एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। सिंपल यही क्वेश्चन था, बोथ एंड वी आर करेक्ट। तो अब बेसिकली हम देख रहे हैं लेयर्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो है अभी हमने देख ली कैसे बने, किस चीज़ की। सेल वॉल की भी कई लेयर हैं भाई साहब, 3 लेयर है, मिडल लैमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। तो जो बीच की ग्राउंड सब्सटेंस है, पहले मिडल लैमिला को देख रहे हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बीच का ग्राउंड सब्सटेंस है हम उसको बोलते हैं मिडल लैमिला। ठीक है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो देखते हैं चलो। तो सबसे पहली बात जो है, मिडल लैमिला जो है सीमेंटिंग लेयर होती है, सीमेंट की तरह काम करती है, एक तरह से 2 सेल्स को जोड़ती है। और इसमें कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है ये। और जैसा कि अब देख रहे हैं हम, कैल्शियम ये जैसा कि हमको पता है कैल्शियम पैक्टेट मैग्नीशियम पैक्टेट से ज़्यादा होता है क्वांटिटी में इसके अंदर, मिडल लैमिला के अंदर। और सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट इज़ ड्यू टू पार्शियल सोलुबलाइजेशन ऑफ पैक्टिन्स। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पैक्टिन्स प्रेजेंट इन मिडल लैमिला। कहेगा काइटिन्स, ओ कुछ कुछ कहे, गलत गलत कह देगा, लिग्निन, सुबरिन, क्यूटिन और सिलिका, इनकी जगह पैक्टिन की जगह ये लगा देगा। तो हमको याद रखना कि ना भाई ना, ऐसा नहीं है। जो ये है अपना भैया, सोल्यूबलाइजेशन ऑफ पैक्टिन्स की वजह से होता है ये। और सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट क्यों होती है, क्योंकि मिडल लैमिला के अंदर जो पैक्टिन होते हैं वो सोल्यूबलाइज हो जाते हैं बेसिकली पार्शियली, तो वो सॉफ्ट हो जाता है फ्रूट। और पैक्टिन वर्ड याद रखना। एक और अनदर बात में, जो वो सोल्यूबलाइजेशन ऑफ पैक्टिन रिजल्ट इन द सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट, तो उसमें कौन सी एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होती है सॉफ्टनिंग के लिए, उसका नाम है पैक्टिनेज। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा। सो नाउ वन मोर थिंग, जो ये अपनी लेयर है इनका अरेंजमेंट कैसे है। हमने मिडल लैमिला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जान चुके हैं, पैक्टिन वाली बात याद है हमें, पैक्टिनेज भी हमें याद है। और जो है हमको ये भी पता है अभी कि क्या क्या लेयर होती है, प्राइमरी लेयर, प्राइमरी लैमिला, ओ प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडल लैमिला, ये होते हैं। अब इनका अरेंजमेंट, सबसे पहले बीच में मिडल लैमिला, 2 सेल के बीच में ये। फिर उससे एक लेयर अंदर सेल के, उसको कहेंगे प्राइमरी वॉल। उसके अंदर एक सेकेंडरी वॉल होती है। और जो सेकेंडरी वॉल होती है उसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोफाइब्रिल का, वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है ऐसे। और इसमें लूजली पैक्ड स्कैटर माइक्रोफाइब्रिल होते हैं सेलुलोज के। तो इसके बाद इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, मेन क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के अंदर। तो सेकेंडरी वॉल को हम समझ सकते हैं भाई एक थिक चीज़ है, जो भी मतलब जो थिकनिंग या जो भी माड़ पानी है इसी के अंदर है ज़्यादा। बेसिकली सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल ही होती है। मतलब होता क्या है कि पहले सेल के बीच में मिडल लैमिला और एक लेयर ही होती है, अब ये प्राइमरी लेयर होती है। ठीक है, प्राइमरी वॉल होती है। अब ये प्राइमरी वॉल धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है डिमिनिश होने लगती है। और जो सेकेंडरी वॉल है वो आने लगती है, फॉर्म होने लगती है। फिर एक टाइम पे सेकेंडरी वॉल फॉर्म हो जाती है। जो इससे पहले फोटो देखी थी उसमें एक बीच का टाइम है जब सेकेंडरी वॉल जो है फॉर्म हो रही है और जो प्राइमरी वॉल है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है। तो ऐसे ये बनता है बेसिकली। अब ये क्या है प्राइमरी वॉल, ये जो पहले बनती है हमको पता है, ये बाद में बनती है, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। जो है प्राइमरी वॉल थिन होती है, क्यों? क्योंकि इसमें जो फाइब्रिल्स हैं, पहली बात वो कम छोटे होते हैं, अड़के होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, बेबी होते हैं, 20% ही होते हैं। जबकि इसमें इसके दुगने फाइब्रिल्स होते हैं जो कि लंबे होते हैं, कॉम्पैक्टली पर कॉम्पैक्टली अरेंज, स्ट्रेट पैरेलल होते हैं। तो समझ पा रहे हैं हम। लिपिड्स, हेमीसेलुलोज प्रोटीन्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लिपिड हेमीसेलुलोज प्रोटीन जो होते हैं ये चीज़ें प्राइमरी के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि प्राइमरी सोचो बच्चा भी नया नया उसको इन सब की ज़्यादा ज़रूरत है ना, लिपिड हेमीसेलुलोज प्रोटीन्स की। लिग्निन की बात करें तो हार्डनेस देता है ना लिग्निन। लिग्निन सबसे पहला था, लिग्निन क्या कर रहा था, लिग्निन उसमें जाइलम और स्केलन काइमा में हार्डनिंग दे रहा था। तो लिग्निन यहाँ पे एबसेंट होता है। प्राइमरी वॉल कम हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी। बच्चा बाद में जाके हार्ड होता है, बच्चा तो सॉफ्ट होता है शुरू शुरू में। पैक्टिन की बात करें तो पैक्टिन इसमें ज़्यादा होता है, इसमें पैक्टिन कम होता है। ठीक है, फिर मिडल लैमिला में भी पैक्टिन होता है, हमको पता है। प्राइमरी वॉल में पैक्टिन ज़्यादा होता है क्योंकि नया नया बच्चा, क्योंकि नया नया फ्रूट कैसा होता है सोच के देख, नया फ्रूट पैक्टिन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, कच्चा होता है इसलिए। और 1 डिग्री वाली ये वाला पॉइंट पहले कवर कर दिया। तो नाउ लेट अस सी प्लाज्मोडेस्माटा। अभी हमने सेल वॉल को बेसिकली कंप्लीट कर ही लिया है, पर एक पार्ट और बचा है। सेल वॉल का एक अंधेरा कोना है अभी। सेल वॉल के अंदर जो है कुछ चैनल्स भी मिलते हैं जो एक सेल दूसरे सेल अपने आसपास का आदान प्रदान के लिए काम आते हैं। तो बेसिकली पहला एक टाइप है इसका प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली क्या होते हैं, जैसे एक पोर बन गया, एक पोर है साइटोप्लाज्म के अंदर जहाँ मैट्रिक्स वेट्रिक्स कम है, जहाँ पे कोई डिपोजिशन नहीं है, माइक्रोफाइब्रिल्स कम है, तो वहाँ पोर है।
ठीक है, दो सेल के बीच में। तो उस पोर में से क्या होगा, एक सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो जाएगा और दूसरे सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्ट हो जाएगा, या फिर दोनों आपस में मिल जाएंगे, एक तरह से ये भी कह सकते हैं, रब ने बना दी जोड़ी। तो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा में बन गए। तो इस ट्यूब्यूल को जो यहाँ पे बन रही है इसको बोलते हैं हम डेस्मोटिब्यूल, जिनके थ्रू एक्सचेंज होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है। डेस्मोटिब्यूल इनका नाम भूलना ही नहीं है भाई, प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर और डेस्मोटिब्यूल भूल गए, क्या किया आपने टट्टी। तो अभी दूसरा प्लाज्मोडेस्माटा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये हैं कि ये सेल साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी बोलते हैं इसको, बिटवीन एडवेंस एंड माइन्यूट पोर। ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही डेस्मोटिब्यूल बोलते हैं, पता है। और केमिकल के ट्रांसपोर्ट में ये काम आता है। एक चीज़ हम पहले ही बता दें, हम आकाश वाले हैं, हम एजुकेशन सिस्टम वाले हैं, हम आपको पहले बताएंगे कि देखो भाई, ये जो सेल के बीच में जो कनेक्शंस मिल रहे हैं ना, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है सिम्प्लास्ट और दूसरा होता है एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट क्या होता है आप कहोगे, सिम्प्लास्ट का मतलब कुछ इस तरह के जो एक चैनल है दो उसके बीच में, सेल के बीच में, वो दो तरह का हो सकता है, सिम्प्लास्ट या एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट बेसिकली जो लिविंग कंटिन्यूम ऑफ प्लांट सेल, मतलब कंटिन्यूम का मतलब जोड़ने वाला, मतलब लिविंग पार्ट को जोड़ने वाला, एक साइटोप्लाज्म को दूसरे से, यानी कि ये दूसरे साइटोप्लाज्म से भी जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो, यहाँ से वो अपने केमिकल्स इसकी तरफ फेंक सकता है, वो अपने इसकी तरफ फेंक सकता है। ठीक है। और इसके बाद आता है एपोप्लास्ट, जो नॉन लिविंग कंटिन्यूम है, नॉन लिविंग चैनल है। तो बेसिकली ये दो सेल वॉल्स के बीच में, सेल वॉल्स अपना मैट्रिक्स वगैरह, अपनी डिपोजिशंस वगैरह ये सब एक्सचेंज कर सकती हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा करिए तो हमको पता है सिंपल सेल वॉल के अंदर जो स्पेसीज हैं और इंटरसेलुलर स्पेसीज हैं वही एपोप्लास्ट बनाती हैं। तो अभी हम एक चीज़ के बारे में और बात करते हैं जिनको बोलते हैं पिट्स, खड्डे। तो ये पिट्स क्या होते हैं, बेसिकली दो तरह के होते हैं, सिंपल पिट और दूसरा होता है बॉर्डर्ड पिट। सिंपल पिट कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। सिंपल पिट ऐसा होता है, जब इस मैडम ने ये नहीं बनाया ऊपर इसके ग्रुप से, तो ये होता है सिंपल पिट। पिट बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे जो है सेकेंडरी लेयर, जो सेकेंडरी वॉल होती है वो एब्सेंट हो ना दो सेल्स के बीच में, वो नहीं हो। तो जैसे ये दो सेल हैं, ये ट्रैकिड्स के सेल हैं या वेसल्स, ट्रैकिड्स के या वेसल्स फाइब्रिल्स के सेल हैं। तो सबसे ऊपर वाले ये सफ़ेद लेयर, ये सफ़ेद लेयर, ये है मिडल लैमिला। ठीक है, इसके नीचे जो पिंक पिंक है ये है प्राइमरी लेयर, प्राइमरी वॉल। इसके नीचे सेकेंडरी लेयर, सेकेंडरी वॉल है। ठीक है। तो सेकेंडरी लेयर जहाँ पे, सेकेंडरी वॉल जहाँ पे एबसेंट होती है या फिर ऐसे खड्डे ऊपर से उठे हुए होते हैं बॉर्डर से, तो उसको बोलते हैं हम पिट। इनके बीच में देख रहे हो ये वैकेंट स्पेस है, एक वॉइड है, इसको बोलते हैं हम पिट। तो दो तरह का हो सकता है, सिंपल या बॉर्डर्ड। सिंपल हम देख ही चुके हैं, बॉर्डर्ड भी हम इससे पहले देखा था, एक बार और देख लो फिर भी। ये बस ये बॉर्डर पिट है बस। और एक नीट का एक काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है कि सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ। एल्गी प्लांट होती है बेसिकली, तो सेलुलोज तो होगा, उसके बाद जो है सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनल्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये लाइन मेरे को रटी हुई है कि सेल वॉल ऑफ एल्गा इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज नहीं होता, सेलुलोज, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनल्स और कैल्शियम लाइक कैल्शियम फॉस्फेट। सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैमल्स, CgM और कैल्शियम कार्बोनेट, CgM कक्का। ओके। और एक बात और कि जो सेल वॉल होती है अपने एल्गा के बाद, ये जिम्नोस्पर्म, एंड्रोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, इन सब में जो सेल वॉल होती है वो इन चीज़ों की बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। CHPP की, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज जो उसको स्ट्रक्चर में सपोर्ट देगा, पैक्टिन जो थोड़ी सी मदद कर रहा है उसकी कच्चेपन में एक तरह से, और पैक्टिन, और फिर उसके बाद प्रोटीन्स। प्रोटीन सेल को जोड़ता है यार, उसमें बने इस चीज़ के बने होते हैं। अभी अपन देखते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब एंडोमेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिल, तो उनका एक फंक्शन है, उनका एक सिस्टम है, एक सर्टेन कोऑर्डिनेटेड मैनर में, उसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसके हिस्सेदारी कौन है, और ये एक्सचेंज करते हैं आपस में मटेरियल्स वेसिकल्स के द्वारा, इसके हिस्सेदार कौन है, ER, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स।
तो पहला सबसे कंफ्यूज्ड जो वो है इसका हिस्सेदार, वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। तो इसको डिस्कवर करा था पोर्टर और थॉमसन ने। और ये बेसिकली है क्या, ये नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट रन्स थ्रू साइटोप्लाज्म। ये हमको पता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउट ग्रोथ निकलती है ऐसे कोइलिंग हो के साइटोप्लाज्म से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होता है। और इसका जो है सरफेस एरिया वो 30 गुना ज़्यादा होता है तकरीबन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया के। तो सबसे अच्छी एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसी के सरफेस पे हो सकती है। तो यही बेस्ट है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए इसका सरफेस। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अच्छा काम करता है। तो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अकरेंस कहाँ कहाँ होती है और कैसा किस स्टेज में पाया जाता है। पहली बात, वेल डेवलप्ड प्लाज्मा सेल्स में जो हमारे ब्लड के होते हैं। फिर लीवर, क्योंकि इनमें तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी चाहिए ना, लीवर के सेल एंजाइमेटिक एक्टिविटी पेनक्रियाज में चाहिए। इंटरस्टिशियल सेल जो होते हैं अपने उसके, तो उनमें भी चाहिए इंटरस्टिशियल में। पर और पुअरली स्पर्मेटोसाइट्स में बिल्कुल इसका कोई काम ही नहीं है। एब्सेंट किस में होंगे, आरबीसी में तो कोई भी ऑर्गेनली होती नहीं, ओवा में भी इनका काम ही नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंजाइमेटिक एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं। रेस्टिंग सेल्स जो अब रेस्ट कर रहे हैं, जो जैसे प्रोटेक्शन का काम दे रहे फैट सेल्स हैं, उनमें क्या काम इनका। तो दैट इज़, तो बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रिच है उन सेल्स में जो प्रोटीन लिपिड की सिंथेसिस करते हैं। उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली अच्छे से मिलता है, ज़्यादा पाया जाता है, वो वेल डेवलप होता है। प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस करते हैं जो, क्योंकि हमें पता है ना एस ई आर और आर ई आर मिलते हैं, आर ई आर पे राइबोसोम होते हैं। तो हाँ, जो सेल प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस करते हो, एक्टिवली इन्वॉल्व हो इसमें, तो यस उनमें होता है ये। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके स्ट्रक्चरली कैसे हम वो कर सकते हैं डिस्टिंग्विश। तो सबसे पहले होता है सिस्टरने बेसिकली क्या है, जो ये लॉन्ग फ्लैटन सी वो होती हैं ऐसे पाउच जैसी चीज़ें, उसको बोलते हैं हम सिस्टरने। इंटरकनेक्टेड होती हैं आपस में, और बीच बीच में हमको दिखने को मिलता है कि ट्यूब्यूल्स जैसी चीज़ें, जैसे ऑक्टोपस के हाथ जैसे आउटग्रोथ भी देखने को मिलते हैं। और वेसिकल्स जो उसके आसपास हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सिस्टरने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। सिस्टरने हमको गोल्जी बॉडीज़ में भी देखने को मिलती हैं। डिक्टियोजोम जो अपना हमारे में कनेक्टेड होती हैं, प्लांट्स में नहीं होती। ठीक है, इसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे रेटिनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइलॉइड बॉडी के नाम से जानता है, माइलॉइड बॉडीज़ वहाँ पे ये एस की होती हैं। नर्व सेल में निसल्स ग्रैन्यूल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको पता है निसल ग्रैन्यूल्स राइबोसोम के साथ एसोसिएटेड होता है, तो उसमें होता है। तो उसके बाद मसल सेल्स में पता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करता है, तो का बना होता है ये भी नॉर्मल बात है। प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर दोनों होते हैं, डेस्मोटिब्यूल्स होते हैं इसके अंदर, वहाँ पे एक सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरे से मिलता है, तो वहाँ पे दोनों तरह के मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है भी हो सकता है, भी, या दोनों भी हो सकते हैं। तो अभी एक इम्पोर्टेंट बात और, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी वेसिकल्स बहुत ज़्यादा वो हैं, क्या कहते हैं, मतलब जंजाल फैला हुआ है, बहुत स्कैटर्ड है, बहुत ज़्यादा वो है, मतलब डेंस है। तो इसके अंदर जो खाली स्पेस हैं वो दो तरह के, उनको दो पार्ट में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला जो लेमिनल स्पेस है, और दूसरा जो एक्स्ट्रा लेमिनल। लेमिनल स्पेस जो इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेमिलास के अंदर है, ये ऐसा। और एक्स्ट्रा लेमिनल जो बाहर है, मतलब ये 3D में ऑब्जर्व करो, ये नीले नीले के अंदर लेमिनल स्पेस, इसके बाहर एक्स्ट्रा लेमिनल स्पेस। तो अब डिस्टिंग्विश कर लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रैनुलर होता है ये, ग्रैनुलर हमको पता है क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं। दूसरी बात, आर में जो है सिस्टरने ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि सिस्टर्नों पे राइबोसोम ज़्यादा होते हैं। और वेसिकल ट्यूब्यूल ज़्यादातर फैट में मदद करती है बनाने में, तो एस में वो ज़्यादा होती है। तो ये जो है ये अंदर ज़्यादा बाहर तक नहीं फैलता, क्योंकि सिस्टरने कॉस्टली होती हैं, ऐसे सिस्टरने को नहीं फैला सकती। ट्यूब्यूल वेसिकल क्या है, फैला दो कहीं भी, तो ये ओपन पेरिफेरल दिखता है, जबकि ये हमको जो ऑफ्टन इंटरनली रहता है ये अपना सिस्टर ने होती हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली। और जो अपना ये तो बाहर दूर दूर तक फैल जाता है। और जो है प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है अपना ये ग्लाइकोजन फैट, और जो है ये स्टेरोल्स जैसे कोलेस्ट्रॉल, इनकी फॉर्मेशन में मदद करता है। ये पैनक्रियाटिक सेल्स में पाया जाता है ज़्यादातर और लीवर में जहाँ प्रोटीन बनता है बेसिकली। और उन सेल्स में मिलता जाता है जहाँ पे फैट वैट वगैरह की वो होती है, जैसे लीवर में फैट की भी सिंथेसिस होती है, मसल में भी हमको चाहिए ग्लाइकोजन, रेटिना में चाहिए फैट, और एडिपोस सेल तो बेसिकली होते ही फैट सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स में भी मिलता है। नाउ लेट अस सी द फंक्शन ऑफ आर
तो आर जो है RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी जिनसे राइबोसोम अटैच है। ठीक है, तो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम जैसे ही प्रोटीन बना रहे हैं, या RER क्या करता है, शुगर होता है, शुगर प्रोटीन के साथ जोड़ देता है, यानी कि बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देता है, ग्लाइकोप्रोटीन जो कि मॉडिफाइड प्रोटीन एक तरह से कह सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो ट्रांसलेशन हो रही है, ट्रांसलेशन के साथ साथ मॉडिफिकेशन भी, तो इसको कहते हैं को ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग या को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, एक ही बात है। तो ये किस तरह के प्रोटीन बनाता है, एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह के प्रोटीन बनाता है, ये 3 तरह के प्रोटीन बनाता है बेसिकली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेक्रेटरी प्रोटीन, जो सेल को बाहर चाहिए कहीं पे डिपॉजिट करने हैं या कहीं और उसको तोड़ के एनर्जी लेनी है, ये। और तीसरा लाइसोसोम्स। ये 3 तरह के प्रोटीन बेसिकली ये बनाता है। तो अभी एक बात नहीं करी हमने कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन बना रहे, सिक्रेटरी प्रोटीन बना रहे, लाइसोजाइम के अंदर प्रोटीन बना रहे, लाइसोसोम के अंदर। पर जो है हमारे सेल को जो प्रोटीन चाहिए, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है, वो कौन बनाएगा? तो सिंपल बात है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाएंगे, बस। दैट इज इट। तो वो कैसे बनाएंगे? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है जो, उसके बाद उससे ATP की एनर्जी लेके वहाँ से बनाते हैं, एंजाइम लगती हैं, जो भी है, उससे हम प्रोटीन बनाते हैं बेसिकली। वो साइटोप्लाज्म के राइबोसोम बनाएंगे। तो जो है अब देखते हैं ग्लाइकोजन का फंक्शन, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म की फंक्शन ऑफ SER, सॉरी हम कह रहे हैं ग्लाइकोजन। तो पहला हो गया ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में कैटा भी और एना भी। कैटाबॉलिज्म में मतलब सिंथेसिस, सिंथेसिस में जो है ग्लाइकोजेनेसिस, जैसे कि सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है जिससे ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज किया जाता है, इस जो SER करता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और जो ब्रेक डाउन करता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ये। क्या है वो काम? ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। कैसे? ड्यूरिंग जो होता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये कैल्शियम आयन को रिलीज़ करता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम अपनी मसल को, ये जो हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात सुनी थी, वो कैल्शियम आयन को रिलीज़ करता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन जब हम रिलीज़ कर रहे हैं तो ये अपटेक कैल्शियम को वापस ले लेता है एक तरह से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये है SER, वो सेल ऑर्गेनेली में भी कुछ सेल ऑर्गेनी को भी फॉर्म करता है, जैसे स्फेरोजोम्स और ग्लाइऑक्सीजोम्स। और इसके बाद ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। तो अभी एक बात और कि ये जो है जीनोबायोटिक्स के ब्रेकडाउन में भी मदद करता है, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं जिसको SER करता है, जो जैसे कि ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन होगी, अल्कोहल की, पोल्यूटेंट्स की, कार्सिनोजेंस की। इसके इस प्रोसेस में डिटॉक्सिफिकेशन में एक एंजाइम यूज़ होती है जिसका नाम है रोबस्ट एंजाइम, या फिर साइटोक्रोम, जिसका P450 के नाम से भी जिसको जाना जाता है। साइटोक्रोम बेसिकली जानने की, साइटोक्रोम वो एंजाइम है जो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है SER में, अल्कोहल का, ड्रग्स का, पोल्यूटेंट का, कार्सिनोजेंस। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो ये क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स को वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में इंटर्न कर देता है, जो कि अब वाटर सॉल्युबल हो चुके हैं ये, तो इनको एक्सक्रीट आउट करना है, तो ये बेचारा क्या करता है, इनको किडनियों की तरफ भेज देता है, किडनी इनको बाहर पेशाब कर देती है। और और एक और काम करता है, ये रेटिनल पिगमेंट्स फॉर्म करने में मदद करता है, और टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन बनाने में भी मदद करता है। काफ़ी गजब सवाल। सेल ऑर्गेनरी दैट डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो क्या होता है? एल वाला और एक्स्ट्रा लेमिनल, लेमिनल स्पेस और एक्स्ट्रा लेमिनल स्पेस। क्या अपन ने पिछली वाली वीडियो में राइबोपोरिन जो राइबोसोम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच करता है वो बता दिया था? Verify, send. Then am I a monster? Let me. कपड़े नहीं देके गई वो मेरे बेटे को भी छीन आ गई बेटे तू अपने इस पे बैठ जा ना अभी तो नहीं इस पे बेटे उस पे बैठ जाता
मैं इस पर मस्त मजे कर रहा हूँ। आज गेम डालना है आपके पेन ड्राइव में, गाने, फिल्म। अब मैं दुकानदार हूँ आज ही क्या। कुछ नहीं, मेरे बेटा तो ऐसा पढ़ पढ़ा फार्म भरना है आपका, ध्यान दे ले। बिजली का फार्म, कामयाब करेगा मेरे बेटे। बिजली का फार्म भरना साहब। बिल्कुल वो बन जाएगा मेरे बेटा, बहुत बड़ा डॉक्टर। वेरीफाई 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 वेरीफाई। Am I a monster? Let me know. शिशु के डैश फटें, डैश फटें, डैश फटें। शिशु ओ